नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज झारखंड बहुत खुश है और झारखंड कह रहा है थैंक यू हाई कोर्ट। क्यों कह रहा है मैं आपको ये बताऊंगा। क्यों कहेगा ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हाई कोर्ट ने एक मजलूम परिवार की पुकार को सुन लिया। हमने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था, जिसके बाद हुआ ये कि जिसे सुनना चाहिए था उसने नहीं सुना। उसने चुपचाप अपने कानों में उंगली डाल ली और वो मिस्टर इंडिया बन गया। उसने अपनी घड़ी को घुमा दिया, जिसके बाद वो गायब हो गया। लेकिन हम थैंक यू हाई कोर्ट को कहते हैं कि आपने हमारी पुकार सुनी। आपने दिखाया कि जब तक आप हैं गलत गलत है, सही सही है। लेकिन एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या कोर्ट का डंडा नहीं चलेगा तो अधिकारी जागेंगे नहीं, सोए रहेंगे, तंद्रा में रहेंगे। एक परिवार रिम्स में धरने पर बैठ गया, फरियाद लगाता रहा कि भाई मेरी मम्मी को इलाज दे दो उस बीमारी के लिए जिसे राज्य सरकार ने महामारी घोषित कर रखी है। पर रिम्स निदेशक मिस्टर इंडिया साहब ने उनसे मिलने तक की जहमत नहीं उठाई, उनकी समस्या तक समझने की जहमत नहीं उठाई। वो अपने कोप भवन में केली बंगले में आराम से सोए रहे। उन्होंने अपनी घड़ी उतारना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन आज उनकी घड़ी हाई कोर्ट ने उतार दी। हाई कोर्ट में वो बैठे थे जब सब कुछ चल रहा था, पूरी कार्यवाही चल रही थी, उस दौरान वो बैठे थे वहां पर, घड़ी उतार कर बैठे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा और उन्होंने शायद जवाब भी दिया। लेकिन खुशखबरी अब यह है कि इस ब्लैक फंगस पीड़िता को इलाज मिलेगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। कोर्ट का डंडा चला तो जगह पर आया रिम। अगर कोर्ट ना हो तो निदेशक साहब जागेंगे ही नहीं। अब जब कोर्ट ने बोला तो आए ना जगह पर। पहले ही कर लेते ये काम तो कम से कम इतनी किरकिरी तो ना होती। इन लोगों को देखिए, ये उस झारखंड राज्य में धरना दे रहे थे जिस राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। 2 महीने इलाज करने के बाद रिम्स ने कह दिया था कि ले जाइए कहीं और, अब हमसे ना हो पाएगा। जिसके बाद इन गरीब लोगों को यह समझ ही नहीं आया कि अब कहां जाएं, एक बुजुर्ग ब्लैक फंगस मरीज को लेकर। जिसके बाद ये रिम्स परिसर में ही धरने पर बैठ गए। इतना कुछ होता रहा, पर मजाल के रिम्स के मिस्टर इंडिया, माफ कीजिए निदेशक साहब, दिख जाते। पर आज हाई कोर्ट ने उनके हाथ पर बंधी गायब होने वाली घड़ी उतार दी। डायरेक्टर साहब कोर्ट में मौजूद रहे और पूरी कार्यवाही देखते रहे। मालूम है एक महिला संक्रमित है, उसको रिम्स में भर्ती है और उसके मैटर में उसके लड़के ने एक आवेदन दिया था, पत्र दिया था माननीय मुख्य न्यायाधीश को। उस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनो मोटो प्रोसीडिंग्स आज रखा गया था। पहले दिन में पहला तारीख था आज और पहला केस भी था। तो इसको सुनने के बाद जो लड़की का जो आवेदन था उसमें एक कही गई की बात कि हमारी इलाज तरीके से ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, दवाएं हमको बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, हमको एयरलिफ्ट कराया जाए और हमको तमिलनाडु भेजने की बात की जा रही है, कही गई है, हमको जाने की कही गई है। तो हम लोगों ने सभी विचार, डायरेक्टर रिम्स भी आज उपस्थित हुए और सरकार की तरफ से भी हमने जानकारी मांग ली थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि उसको तमिलनाडु भेजने की कोई बात ऐसी नहीं है। यहाँ का इलाज पूरी तरीके से पूरे सरकारी खर्च पे और पूरे मेडिकल टीम कंस्टिट्यूट करके किया जा रहा है। अब रिम्स में ही इनकी मां का ऑपरेशन होगा और सिर्फ इनका ही नहीं, झारखंड के हर ब्लैक फंगस मरीज का होगा और पूरी शिद्दत के साथ होगा। हम शुक्रिया कहते हैं कोर्ट का कि कोर्ट ने इन मजलूमों की पुकार पर संज्ञान लिया। जब तक कानून का इकबाल है, झारखंड का इकबाल है, तब तक हमारे बुनियादी अधिकारों से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन मंटू लाला के साथ आयुष चौहान की रिपोर्ट। अब आप समझिए पूरा मामला, हम आपको समझाते हैं। राज्य में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। रिम्स में एक ब्लैक फंगस की पीड़िता है, गिरिडीह की रहने वाली, जिनका नाम है उषा देवी। 2 महीने तक इनका इलाज रिम्स करता रहा। 2 महीने के बाद ऐसा कहा गया कि भाई अब आप इन्हें तमिलनाडु ले जाइए, अब ये केस हमारे हाथ के बाहर का है। इस 2 महीने तक एक बार भी मिस्टर इंडिया साहब, माननीय निदेशक महोदय,
इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि एक बार भी ये जो ब्लैक फंगस वार्ड है उस वार्ड का निरीक्षण कर ले, वहां पर जो पेशेंट्स हैं उन क्या परेशानी है, उन्हें क्या इलाज दिया जा रहा है, क्या इलाज नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें जान ली जाए। फर्क ही नहीं पड़ता उन्हें, केली बंगले से बाहर निकले तब तो वो कुछ चेक करें, उन्हें टेंडर खेलने से फुर्सत मिले तब तो वो कुछ चेक करें। अंकित रजगढ़िया एक समाज सेवी धनबाद के, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। इन्होंने हमारी कैसे मदद की मैं बताता हूं कि उषा देवी के परिजनों से जब रिम्स ने हाथ खड़े कर लिए, जब सब लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, रिम्स में ये धरने पर भी बैठे, तो फिर अंकित रजगढ़िया ने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी झारखंड के चीफ जस्टिस को लिखी गई थी। सबसे पहले मैं अंकित आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन आपसे पहले मैं गौरव से जुड़ूंगा। गौरव वो शख्स हैं जिनकी मां उषा देवी रिम्स में एडमिट है, और अब गौरव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव, कम से कम हाईकोर्ट का डंडा चला, अब आपकी मां का ऑपरेशन रिम्स में ही होगा। रिम्स ने साफ इनकार किया कि भाई हमने कुछ नहीं कहा कि तमिलनाडु कहीं ले जाने की जरूरत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हो सकता है किसी डॉक्टर ने कहा होगा, लेकिन मुझे याद है, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आप पूरे रिम्स परिसर में धरने पर बैठ गए थे कि भाई मेरी मां की जान बचा लीजिए। लेकिन अब तो आप खुश हैं, आपको आपका जो अधिकार है, जो हक है, वो मिल रहा है। गौरव, हेलो जी गौरव, हाँ सर। कह रहे हैं कि अब तो आप खुश है ना कि अब आपकी मां का इलाज होगा, रिम्स में ही होगा। हाँ सर, अब तो हम खुश है कि मेरे माँ का इलाज रिम्स में ही होगा। गौरव, एक बात हम जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट में यह कहा गया, रिम्स की तरफ से बयान आया कि हमने कभी नहीं कहा कि भाई तमिलनाडु ले जाइए या केरल ले जाइए, यह बात हमारी तरफ से नहीं कही गई। अगर किसी डॉक्टर ने कहा होगा तो बात समझ में आती है। लेकिन एक बात आप गौरव बताइए कि 2 महीने 2.5 महीने हो गए आपकी मां को वहां पर इलाजरत, क्या एक बार भी रिम्स के डायरेक्टर साहब ने आप लोगों से मिलने का जहमत उठाई, कभी मुलाकात हुई? सर, आज तक हम लोग को डायरेक्टर साहब से मिलने का कभी मुलाकात ही नहीं हुई। हम 2-3 बार डायरेक्टर ऑफिस गए थे, अगर वहाँ पर जो गार्ड साहब रहते हैं तो कभी मिलने अंदर जाने दिए ही नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई। लगा देते थे हम लोग को। तो रिम्स में जब आप धरने पर बैठे थे, क्या उस दौरान भी रिम्स के तरफ से कोई अधिकारी, कोई बड़ा डॉक्टर आकर के आपको समझाया हो कि भाई हमारे हाथ में अब नहीं है ये, इस तरीके की कोई बात? नहीं, कोई भी डॉक्टर हम लोग को आके समझाया नहीं है कि ये काम मेरे हम लोग का हाथ में नहीं है। तो अब आपको कैसा लग रहा है? भाई देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कम से कम जो है आपसे कम से कम अब आपकी मम्मी का इलाज होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी जीत है। लेकिन इतना ये भी बात है कि भाई आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही इलाज रिम्स में नहीं मिल पा रहा, तो क्या सबको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा तभी उनको इलाज मिलेगा, या फिर उनके लिए भी कुछ संदेश है कि भाई आप लोग कम से कम जो परेशान लोग आते हैं, जो ऑलरेडी परेशान है, उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं कीजिए? कुछ कहना चाहते हैं आप गौरव? सर, इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि जनता और झारखंड सरकार की ओर से जितने भी गरीब मरीज लोग के परिसर है या तो उनके गार्जियन है, लोग को परेशान ना किया जाए और इधर से उधर भटकाया नहीं जाए जी। कोई भी इलाज के लिए या तो कोई चेकअप के लिए बार बार इमरजेंसी से यहाँ से वहाँ भटकाया जाता है, ये भटकाया नहीं जाए जी, और सही तरीका से इलाज दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया गौरव। चलिए, ये संदेश हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार सुने। तो ये गौरव वो शख्स हैं जिनकी मां ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं, जो रिम्स में इलाजरत है। अब मेरे साथ अंकित रजगढ़िया, वो समाज सेवी जिन्होंने चिट्ठी लिखी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, जिन्होंने चिट्ठी लिखी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत स्वागत है आपका। देखिए कितनी पीड़ा होती है। वो शख्स गौरव हमारे साथ जुड़ा हुआ था, उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। अंकित, आप भी एक पीड़ा से गुजर रहे थे जब आप उस सिचुएशन से गुजर रहे थे जब कोई सुनने वाला नहीं था। बड़ा ऐसा फील हो रहा था कि भाई मतलब कोई सुनने वाला ही नहीं है, आखिर कहां फरियाद करे आदमी। एक पीड़ित जो महामारी घोषित है, उस बीमारी के लिए, इलाज के लिए सरकार जो है वो कह रही है कि भाई हम उनको इलाज नहीं दे सकते, रिम्स कह रहा है कि भाई हम इलाज नहीं दे सकते। अंकित बोलिए। जी भैया, सबसे पहले न्यूज 11 भारत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रमुखता से उषा देवी के मामले को जगह दी और
उनकी आवाज बुलंद की। जी। देखिए, इस प्रकरण की मुझे जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी कि उनकी माँ की हालत बेहद गंभीर है। मुझे फोटो भेज के मदद मांगी गई थी, तो मैंने कोशिश किया, उनके बेटे से बात की, गौरव से मैंने सारा कुछ जाना। उसके बाद उस दिन मैं न्यूज 11 भारत पे, मुझे जब डिबेट पे बुलाया गया था, तो सेकेंड डे मॉर्निंग पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद 10 बजे डॉक्टर विनोद जो ईएनटी के हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपकी माँ काफी गंभीर है और हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेन तक फंगस पहुंच चुका है, तो आप इसको तमिलनाडु ले जाइए या अहमदाबाद ले जाइए। तो गौरव के जमीन से पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जी। उसने मुझे फोन करके बोला, भैया ऐसा ऐसा बोला। हम बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, बकाओ मत, पूछो कि कहाँ ले जाना है। तो डॉक्टर विनोद ने ही बकायदा रिम्स के एक जो लेटर पेड होता है उसी की पर्ची पे लिख के दिया, तमिलनाडु के त्रिची में रॉयल पियरल्स हॉस्पिटल है जी, वहां पे ले जाइए। और बकायदा वहां का नंबर, डॉक्टर का नाम भी लिखा, वो पर्ची मेरे पास मौजूद है। अगर डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं कहा, डॉक्टर ने कहा होगा, तो बकायदा ऑन लेटर लिख के दिया है वो चीज उन्होंने, डॉक्टर के नाम और नंबर के साथ। अच्छा। और वो आपके विभाग के डॉक्टर है, तो आप इस चीज से मुकर नहीं सकते हैं जी। अब उस अस्पताल में तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च होने थे। जिस इंसान के पास 2500 रुपए नहीं है, वो कर्ज लेके ला रहा है और मेडिसिन खरीद रहा है, वो 25 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। फिर भी हमने कहा कि नहीं ठीक है, आप मुख्यमंत्री के पास जाओ, मुख्यमंत्री से एयरलिफ्ट करवाने की बात करो, क्योंकि मरीज की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो बाय ट्रेन या बाय रोड एम्बुलेंस की जर्नी कर सके माता जी की जी। वो मुख्यमंत्री के पीए के पास गया, तो सैटरडे था, तो सैटरडे को उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आज नहीं मिल सकता, आप सचिवालय जाइए। सचिवालय में बकायदा इनको रिसीविंग दिया गया, लेटर पेड पे मोहर मारा गया जी। बाद में काफी पैरवी के बाद मुख्यमंत्री के आवास में इनकी एंट्री होती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री के पीए साहब आते हैं, बात करते हैं, फिर बोलते हैं ये लेटर एयरलिफ्ट वाला नहीं चलेगा, आप सेकंड लेटर लिख के दीजिए जिसमें आर्थिक मदद की बात लिखी हो। तो इसने मुझे बताया, तो मैंने बोला नहीं, आप एयरलिफ्ट और आर्थिक मदद इलाज के लिए लिखो। उसने फिर वही लेटर लिखा। फिर मुख्यमंत्री के पीए साहब ने कहा कि आपको सरकार एयरलिफ्ट नहीं कर सकती है क्योंकि सरकार के पास फंड नहीं है, सरकार आपको 50,000 रुपए से लाख रुपए तक मदद कर देगी, आर्थिक सहायता राशि। तो उसने कहा सर इतने में तो मेरा मेडिसिन भी नहीं होगा। तो उसके बाद इसने कहा कि नहीं सर, इतना मदद मेरा कुछ नहीं होगा, हम ये नहीं ले सकते आपकी मदद, अगर आपको इलाज की व्यवस्था करनी है तो मुख्यमंत्री जी पूरे इलाज की मेरी व्यवस्था करवा दे। उसके बाद ये बोल के वहां एक पत्र दिया कि अगर मेरी माँ को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और हम सभी बच्चे रिम्स में ही फांसी लगा के आत्महत्या कर लेंगे, जो काफी शॉकिंग था और हमारे लिए दर्दनाक था। फिर मैंने अन्नी अमृता दी जो जमशेदपुर की वरिष्ठ पत्रकार है और लेखिका भी है, उनसे बात की। मैंने रांची से समाज सेवी अतुल गेरा जी से बात की कि भैया इस प्रकरण में क्या हम हाईकोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सही डिसीजन होगा, आप हाईकोर्ट का रुख अपनाएं। तो रांची से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सर और अधिवक्ता सीमा सिंह जी, उन्होंने हमें साथ दिया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि एक लेटर लिखवाओ उनको और स्पीड पोस्ट करवा दो। हमने उस लेटर को लिखवा के हमने वहां स्पीड पोस्ट करवाया जज साहब को हाईकोर्ट में, और मेल आईडी पे हमने मेल भी करवाया। उसके बाद हमने काफी कोशिश की। परसों दिन का 12 बजे का ये बात था, कल शाम रात को 9 बजे के आसपास जज साहब के पीए ने कंफर्म किया कि बात करके गौरव से। अच्छा अंकित आप हमारे साथ बने रहे, अभी फोन काटिएगा मत। हमारे साथ अवधेश जी जुड़ चुके हैं, अवधेश रॉय साहब जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप इनकी पूरी बात को सुने। अवधेश रॉय साहब वो हैं जिन्होंने किसी अपने को ब्लैक फंगस के कारण खोया है, लेकिन इनके किसी अपने की जान सिर्फ ब्लैक फंगस ने नहीं ली है बल्कि रिम्स की व्यवस्था ने भी ली है। मैं ये कह रहा हूं और पूरे होश हवास में कह रहा हूं। अवधेश जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत दुख है कि आपको ऐसा दिन देखना पड़ा जहां हमारे सिस्टम ने आपके परिजन की जान ले ली है। सर क्या कहेंगे इस रिम्स की व्यवस्था पर? अवधेश जी। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करके जी, उसके बाद जो ब्लड फंगस का इंजेक्शन चलती है, उन्होंने 48 भाइल चलाया और बार बार उन्होंने जांच करने के बाद हमको बोला कि आपके भाई साहब को ब्लैक फंगस नहीं है। हम बोले कि तो इनकी आंख बंद है, ये सेंस में नहीं है, इनके पूरे मतलब की राइट साइड ये हो गई है ना, वो घर ले जाओ ठीक हो जाएंगे। मैं बोला कि इस हालत में ना, हाँ। तो हमने बोला सर ब्लैक फंगस नहीं है ना, 100% ब्लैक फंगस नहीं है, आप
आप इत्मीनान से घर ले जाओ जहाँ। और सर उन्होंने जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनाया उसमें उन्होंने पोटाकोनाजोल जो 10 टेबलेट की दाम 5,000 थी फॉरेन मेडिसिन वो उन्होंने लिख दिया कि इसको खिलाते रहना है। अब सर मैं भेलोर लेके गया भाई साहब को उनकी स्थिति को देखते हुए, भाई साहब का वहां सीटी किया और एक क्या उसको बायोप्सी किया दोनों और इंडोस्कोपी किया। बोला कि ये ब्रेन फंगस है और ये ब्रेन में चला गया है। हम बोले कि सर ये खर्चा कितनी आएगी? तो शुरू में उन्होंने हमको 10 से 12 लाख बोला। दूसरे दिन उन्होंने जब जांच किया उसके बाद हमको बोले कि इसमें इनका इंजेक्शन चलेगा, एक इंजेक्शन की कीमत 6,000 है। इनको 28 दिन भर्ती रखेंगे आईसीयू में, ऑपरेशन करेंगे ब्रेन का। हो सकता है कि आपके पेशेंट को हम नहीं भी बचा पाएंगे। तो हम लोग वहां से सर कहीं उतना 20 से 25 लाख का एस्टिमेट दिए। सर हम लोग इतने बड़े परिवार के हैं नहीं, और हम लोग ले आने के बाद एम्स लेके चले गए। एम्स में बताया गया कि ब्लैक फंगस का हम ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे 3 हॉस्पिटल ब्लैक फंगस का ही केवल ट्रीटमेंट कर रहा है। अच्छा। उन्होंने बताया गुरु तेग बहादुर, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी और LLGP। हमने भाई साहब को एडमिट किया 23 तारीख को LLGP में, गुरु तेग बहादुर में। 1 तारीख से उनकी ऑपरेशन हुई सर, और परसों हमारे भाई साहब गुजर गए। मैं भाई एम्बुलेंस उनको लेके आज 4 बजे घर पहुंचा हूँ सर, और अभी उनकी दाह संस्कार करके मैं बैठा हूँ। अगर सर मेरे भाई को ब्लैक फंगस नहीं था तो रिम्स में 48 फाइल पोटाकोनाजोल इंजेक्शन क्यों चलाया? कितने दिनों तक आपके भाई साहब रिम्स में एडमिट थे सर? दिलों का डॉक्टर बोलता है कि नहीं तुम्हारा भाई को ब्लैक फंगस नहीं है। नहीं, रिम्स में आपके भाई साहब कितने दिनों तक एडमिट थे? तकरीबन 11 दिन तक। 11 दिन तक। और उस 11 दिन तक आप अपने पैसे से एम्फोटेरिसिन का जो इंजेक्शन लगता था वो इंजेक्शन आप लेके आते थे? नहीं सर, एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन हॉस्पिटल से दिया जा रहा था। अच्छा। अदर जो मेडिसिन थे वो हमको बाहर से लेना पड़ता था। अच्छा। और जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिए उसमें उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है कि इनको ब्लैक फंगस है ही नहीं। हाँ, तो सर मैं जानना चाहता हूँ रिम्स से कि अगर उनको ब्लैक फंगस नहीं था तो फिर वो इंजेक्शन क्यों चलाया? और जब उनको डिस्चार्ज कर रहा था तो 14 टेबलेट हमने 15,000 में खरीदा सर। एक दिन में 3 डोज खाने के लिए बोला गया था, वो भी फंगस का ही है सर। और टाल मटोल कितनी हुई है सर, EMC कहता है नीरो को, नीरो कहता है आई को। इसी तरह से टकरा के हमको 11 दिन समय बर्बाद करके बोल रहा है कि ब्लैक फंगस नहीं। अवधेश जी देखिए, न्यूज 11 भारत ये तो नहीं कहेगा कि हम आपके भाई को वापस ला सकते हैं, और हमें बहुत दुख है कि आपके भाई जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है। हम सिर्फ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में न्यूज 11 भारत का पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है। और हम इसका जवाब तो हम जरूर लेंगे कि भाई जब उनको ब्लैक फंगस था, आप दवाइयां ब्लैक फंगस की दे रहे थे, तो आखिर क्यों फिर उनके सर्टिफिकेट में आपने लिखा है कि उन्हें ब्लैक फंगस नहीं था, और फिर आप मना क्यों करते रहे? अवधेश जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस वक्त में भी आप हमारे साथ जुड़े। बहुत कलेजा चाहिए इसके लिए, बहुत हिम्मत चाहिए इस वक्त में अपने आप को संभाल करके और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। अवधेश राय साहब जिन्होंने अभी अपने भाई साहब को खोया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर थे। अब मैं एक बार अंकित रजगड़िया के पास वापस आ रहा हूं। अंकित, कलेजा फट जाता है ये सुन करके। बिल्कुल बिल्कुल कलेजा फट जाता है इस व्यवस्था को देख करके, और कलेजा फट जाता है ये सुन करके कि हम जिस बीमारी को महामारी घोषित कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम उसी बीमारी के साथ खेल करते हैं। जी, क्या कहें अंकित? देखिए भैया, ये जो 7 दिन 8 दिन था, मैं अभी तक न गौरव से मिला हूँ, न उनके परिजनों को मैं जानता हूँ, सिर्फ फोन पे मेरी बात हुई है।
और जो आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सर का जजमेंट है और जिस हिसाब से रिम्स प्रबंधन को और सरकार को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है, और कल तक यही रिम्स प्रबंधन कह रहा था कि हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो अब दूसरा सवाल ये है कि कल वो ऑपरेशन कैसे करेगा? बिल्कुल 9 बजे इसी सिस्टम के साथ ना। तो हमारी लड़ाई इस सिस्टम से, मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नहीं हूँ, ना मैं स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ हूँ। मैं कह रहा हूँ हमें इस व्यवस्था को सुधारनी होगी। जब राज्य के मंत्री विधायक अगर खुदा ना खास्ते अभी कोई बीमार पड़ जाए और उनको राज्य में इलाज ना मिले, तो क्या उन्हें एयरलिफ्ट और बेहतर इलाज के लिए देश के किसी अन्य अस्पतालों में नहीं भेजा जाएगा राज्य सरकार के द्वारा? तो इस राज्य की गरीब जनता को यह अधिकार क्यों नहीं मिलता है, जबकि आप राज्य की गरीब जनता से चुने हुए ही नुमाइंदे हैं? बिल्कुल। तो ये मिलना चाहिए राज्य की जनता को। और गौरव की माँ की स्थिति वाकई में बहुत बुरी है। अभी जो भाई साहब जुड़े, कल इनके बारे में जब मुझे पता चला था तो कल इनसे मैंने बात की थी और ये ऑन द वे थे दिल्ली से। इन्होंने मुझे सारी बात बताई कि किस तरह से रिम्स ने इनके साथ खिलवाड़ किया और सीएमसी वेलोर से लेकर दिल्ली में फंगस की पुष्टि हुई, बकायदा दिल्ली में इन्हें फंगस के लिए ऑपरेट भी किया गया। तो जब रिम्स ने कहा कि भाई फंगस नहीं आपको, तो मेडिसिन कैसे दिया गया? सवाल तो ये भी है, सही बात है, कि आखिर इतनी गंभीर बीमारी में आखिर रिम्स प्रबंधन मतलब जरा सी भी मानवता क्यों नहीं दिखा रहा? आज जब वहां कोर्ट का जजमेंट चल रहा था, जज साहब सुनवाई कर रहे थे, इधर एक तरफ रिम्स में पूरी की पूरी अफरा तफरी मची हुई थी, चाहे वो प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर हो, ईएनटी के डॉक्टर हो, अलग अलग विभाग के जिन भी डॉक्टरों की कल उपस्थिति दर्ज होगी ऑपरेशन के समय, वो मरीज के पास मिलने आ रहे थे और ऑपरेशन की कल की पूरी प्रक्रिया की तैयारी करवा रहे थे। बिल्कुल। जज साहब के कहते हुए में ये तैयारी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये जो रिम्स के जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ उषा देवी ही नहीं, ऐसे जितने मरीजों के साथ खिलवाड़ किया है, इनके ऊपर क्यों नहीं एक स्वतः संज्ञान लेके जज साहब एक केस भी करें? क्योंकि कल तक इन्होंने कहा कि आपकी माँ का ऑपरेशन नहीं हो सकता, आज ये ऑपरेशन कह रहे हैं जज साहब के कहने पे। और कहीं ना कहीं इनको डर है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आने वाले डेट में जो अभी सुनवाई होगी, नेक्स्ट हियरिंग, जब इनको शपथ पत्र दायर करना है सरकार को भी, झालसा को भी और खुद डायरेक्टर साहब को भी कि क्या तैयारियां हुई है, इस मरीज की स्थिति कैसी है, अगर बाहर भेजने लायक होगी तो जज साहब अगले हियरिंग में इनको बाहर भी भेजेंगे। लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये स्थिति ना आए कि इनको बाहर भेजना पड़े, माताजी हमारे राज्य में ही रिम्स में ही डॉक्टरों की निगरानी में स्वस्थ हो जाए। लेकिन सवाल तो ये है कि ऐसी कई ब्लैक फंगस के मरीजों की रिम्स से मौत हुई है। सवाल सिर्फ उषा देवी जी का नहीं है। देखिए सवाल ये है, देखिए सवाल ये है अंकित, सवाल ये होता है कि भाई ये स्थिति आई कि इनके परिजनों को रिम्स में बैठना पड़ा, धरने पर बैठना पड़ा, ठीक है। कितना पीड़ित होकर के कोई परिवार धरने पर बैठा होगा जब उसकी माँ जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई लड़ रही है। आप समझ रहे हो उसकी पीड़ा कितनी होगी, और उस मृत्यु मांग रहा है। हाँ, इच्छा मृत्यु मांगने की नौबत आ रही है। और अब बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा पीड़ा तब होती है जब इतना कुछ करने के बावजूद ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम इन्हें ठेंगा दिखा रहा हो। रिम्स का एक अदद डॉक्टर, एक अदद अधिकारी नहीं पहुंचा इनके पास, कोई नहीं। ये बहुत दुख देता है। ये ऐसा लगता है जैसे कलेजे को चीर देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब अंकित, किस हद तक हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं? आप धनबाद में बैठे हुए, मैं रांची में लड़ रहा हूं। एक उषा देवी को चलिए हमने इंसाफ दिला दिया, लेकिन सवाल तो यही उठता है ना कि हाईकोर्ट का अगर डंडा नहीं चलेगा तो क्या रिम्स प्रबंधन नहीं जागेगा? सवाल ही नहीं होता। आज की स्थिति के हिसाब से तो यही लगता है कि आने वाले, क्या गारंटी है कि उषा देवी के प्रकरण में तो चलिए कि जज साहब के पास सारा मामला है और इनको उषा देवी को ठीक करके भेजना है, अपना 100% नहीं 110% देना है अब रिम्स को। लेकिन क्या गारंटी है कि उषा देवी के बाद और भी जो फंगस के, वहां मेरी जानकारी जो है अभी रिम्स से, उषा देवी के अलावा 4 मरीज वहां पे और हैं जो मेडिसिन बाहर से खरीद रहे हैं। और जज साहब ने ये कहा है कि जब फंगस को आपने महामारी घोषित किया तो आपकी क्या तैयारियां थी, मेडिसिन बाहर से क्यों खरीदी जा रही है, बकायदा बिल है। जज साहब ने ये भी कहा डायरेक्टर साहब को
कि क्या आप शपथ पत्र में लिख के दे सकते हैं कि मरीज के परिजन से बाहर से मेडिसिन नहीं खरीदी जा रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये चीज नहीं लिख के दे सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं हम लिख के देंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि जज साहब को जो आवेदन दिया गया था उसे मेडिसिन का बिल भी दिया गया था, तो वो उस समय डायरेक्टर साहब फंस जाते। 4 मरीज वहां पे रिम्स में और इंतजार कर रहे हैं जिंदगी और मौत से लड़ते हुए कि उनका भी ऑपरेशन का अब नंबर आएगा। उस के साथ उनमें भी उम्मीद की किरण जगी है। तो क्या रिम्स प्रबंधन ये गारंटी देता है, ये सिक्योरिटी देता है? क्या हमारा राज्य का स्वास्थ्य विभाग और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ये सिक्योरिटी देते हैं कि फंगस के जितने भी मरीज होंगे उनको राज्य में बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा और उनका ऑपरेशन भी किया जाएगा? अगर लगेगा कि नहीं हमें इन्हें बाहर भेजना है तो राज्य सरकार उन्हें भेजेगी। अगर सरकार को लगता है कि इसके इलाज में काफी खर्च है और राज्य की जनता को भी मदद करनी चाहिए, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय और मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय को आपके चैनल से आश्वासन दिलाता हूं कि मैं सोशल मीडिया से, मेरी जो टीम है, राज्य की जो जनता है, जो मेरा पकड़ है पूरे देश भर में, मेरे सामाजिक कार्यकर्ता जो मित्र हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मैं उनके माध्यम से उस मरीज के लिए सरकार के आग्रह पर मैं फंड रेज करूंगा। मैं आपके चैनल से ये आश्वासन देता हूँ। सरकार राज्य की जनता को एक बार कहे तो राज्य में इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पूरे कोरोना काल में पहली लहर और दूसरे लहर में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों की सेवा की, पर मुख्यमंत्री महोदय हो या स्वास्थ्य मंत्री महोदय हो, उन्होंने उनकी पीठ नहीं थपथपाई। सरकार एक बार तो कहे कि राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता आगे आके मदद करे सरकार की। देखिए पूरे राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं आज। बिल्कुल अंकित, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े। और मैं सच बताऊं, दिल से एक बात बता रहा हूं कि अंकित, आपके जैसे लोगों की जरूरत है समाज को, सच में जरूरत है। पूरे कोरोना काल में जो आपने काम किया है उस काम को करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। अभी जो आपने उषा देवी के लिए जो काम किया है उस काम को करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हर कोई नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अंकित रजगढ़िया आपका। आप जैसे युवा ही झारखंड की शान है। असल में यही झारखंड है, असल में झारखंड यही है। ऐसे युवाओं का ही राज्य है झारखंड। ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए कि देखिए कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। लेकिन एक शख्स है अंकित राजगढ़िया, जो कि धनबाद में रहते हुए और रांची की महिला की मदद कर रहे हैं जो रांची में एडमिट है रिम्स में। और एक शख्स हमारे पीछे हैं जो बगल के केली बंगले में रहते हुए इनके परिजन धरना देते हैं, पर हाईकोर्ट का डंडा ना चले तो ये केली बंगले से बाहर पैर ना निकाले। मुझे नहीं लगता, और शायद दर्शकों को भी याद नहीं होगा, अगर आपको याद होगा तो, कि भाई आपने पिछली बार हमारे माननीय निदेशक साहब को, मिस्टर इंडिया साहब को कोरोना से जुड़ी हुई कोई निरीक्षण करते कब देखा था? कोई बैठक करते कब देखा था? तीसरी लहर से लड़ते हुए के लिए उनकी जो व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कब देखा था? आखिर कोई इंसान ऐसा भी कैसे हो सकता है जिस राज्य के युवा बाकायदा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बोलिए, संभव है कि राज्य के पास फंड नहीं हो, संभव है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे आकर के और फंड रेज करेंगे, अपने सोर्सेज से करेंगे, अपने रिसोर्सेज से करेंगे। आप बोलिए तो सही। और दूसरी तरफ हमारे ये माननीय मिस्टर इंडिया साहब हैं जिन्हें इतना डर है कि भाई ये बाहर ही नहीं निकलते अपने बंगले से, घड़ी उतारते ही नहीं है। वो तो थैंक यू हाईकोर्ट का है कि हाईकोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया। अगर संज्ञान में नहीं लेते तो क्या होता? उषा देवी तड़प तड़प के मर जाती, उनके परिजन इच्छा मृत्यु मांगते रहते। आप सोचिए कि रिम्स के परिसर में, इनके केबिन के बाहर में लोग तख्ती लेकर के बैठे हुए थे कि भाई मुझे इच्छा मृत्यु दीजिए, इच्छा मृत्यु दीजिए, लेकिन इन्होंने जहमत नहीं उठाई कि उनसे मिलेंगे। और मिस्टर इंडिया साहब, हमें पता है कि आप बाकी तमाम लोगों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं कि भाई न्यूज़ 11 मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पर सच ये है सर कि हम अगर कुछ गलत दिखा रहे हैं तो आप बोल दीजिएगा, हाँ ये गलत दिखा रहे हैं आप। मैं आपको इनवाइट करता हूं सर कि आप आएं, यहां आकर के बैठें और बोलें कि हाँ आपने ये गलत दिखाया। मैं घूमता हूं, मैं एक एक मरीज से मिलता हूं, मैं डॉक्टरों से मिल रहा हूं, मैं लगातार बैठकें कर रहा हूं, टेंडर वेंडर से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बोलिए आकर के, मुझे खुशी होगी जब आप बोलेंगे कि हाँ आप गलत दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे पता है सर कि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप इन सवालों के जवाब दे सकें।